पाकिस्तान में अभी भी 3 से लेकर 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। और मुझे इस चीज का बहुत सरप्राइज है, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा ताज्जुब है कि एक कौम जिसमें कि आप लगा लीजिए कि 20% लोग तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, 20% लोग भूखे रात को सो रहे हैं और एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से। जयशंकर साहब का जो ये वो है ये जो उन्होंने स्टैंड लिया है कि उनको बोला गया कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या आप नहीं खरीद रहे, क्या आप गैस नहीं खरीद रहे क्या। फिर बोला गया कि आप रशिया से हथियार ले रहे हो, तो उन्होंने बोले जब इतने साल तक आप एक डिक्टेटरशिप को, पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे थे, तो आपको हमारी याद आई थी क्या। इतने स्ट्रॉन्ग जवाब देना, ये इतनी एग्रेसिव पॉलिसी, मतलब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हमें सोच भी नहीं सकते थे। इतनी एग्रेसिव पॉलिसी कैसे दिख रही है और कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं सर? इसको ना एग्रेशन कहना बहुत गलत हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये अतिशोक्ति होगी अगर आप इसको एग्रेशन कहेंगे। इट्स नॉट एग्रेशन, इट इज अप्रोप्रिएट। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो कमी थी वो केवल उस कमी को पूरा किया जा रहा है, एग्रेशन बिल्कुल नहीं शो किया जा रहा। एब्सोल्युटली नॉट। मैं ये कहूंगा, जयशंकर साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण कही ऑस्ट्रेलिया में कल, उन्होंने कहा कि आप इतिहास के पन्ने फरोल के देखिए। अब ये पश्चिम से बात कर रहे हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं, उनको मुखातिब कि आप इतिहास के पन्ने फरोल के देखिए कि जब जब आपने पाकिस्तान की मदद की है, चाहे अफगानिस्तान के अंदर सोवियत के खिलाफ उस वक्त CIA ने फंड करके ये पूरा तालिबान खड़ा किया, और आज भी आप जिस स्टेट को फंड कर रहे हो, उनके कहने का तात्पर्य समझने वाले को समझ में आएगा कि आप खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। सबसे पहले सर हम आपसे बात करना चाहेंगे कश्मीर को लेकर। अगर हम बात करें, और वहाँ पे कहा गया है कि इस साल, आपको पता, इस साल में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, 1.62 करोड़ बताए जा रहे हैं। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये इस चीज़ को मैं तो अगर अचीवमेंट कहूँ तो आपके ख्याल से ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए आरजू जी, अगर आप कश्मीर को शुरू से देखें तो यहाँ 3 फैमिलियों का वर्चस्व था, 3 फैमिलियों का कंट्रोल था। मैथमेटिकल चीज बताता हूँ, जम्मू रीजन पूरा वोट करता था, पूरा लद्दाख रीजन पूरा वोट करता था। कश्मीर में कहते थे जी नहीं जी, यहाँ पे वोटिंग नहीं होगी, हम बहिष्कार करें, वी आर बाइकॉटिंग द इलेक्शंस। 7% टर्नआउट होता था कश्मीर में। सुनिएगा, कश्मीर रीजन में 7% टर्नआउट, और उस पे ये चीफ मिनिस्टर बनते थे। पूरा जम्मू वोट कर रहा 100%, पूरा लेह लद्दाख वोट कर रहा 100%। क्यों? यहाँ 7% टर्नआउट होता और उस पर चीफ मिनिस्टर बनते थे। कहानी की कहानी बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट। वैली जो है, कश्मीर वैली, इसका एरिया है 15%। इसमें 65% सीटें, 15% एरिया में 65% सीटें। एरिया वाइज 15% एरिया और सीटें 65%। जम्मू एंड कश्मीर में देखें पॉपुलेशन का डिवीजन इक्वल है, राइट? आगे पीछे थोड़ा बहुत है, ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन। ये जो खेल इन्होंने खेल रखा था, इसीलिए 7% वोटिंग के बाद भी चीफ मिनिस्टर इनका ही बनता था। अब रही बात जब डेवलपमेंट लोगों के घर आ रहा है, और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, हमारी एक योजना है आयुष्मान भारत, जिसमें 5 करोड़ तक का इंश्योरेंस हर गरीब व्यक्ति को दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी दुनिया की इंश्योरेंस योजना है। आरजू जी, 50 करोड़ लोगों को, half a billion people have been given insurance under this, but J&K में everybody to anybody is entitled to this insurance. इंश्योरेंस आपके घर आ रहा है, अज्वाला, प्रज्वाला, गैस सिलेंडर, DBT, वैक्सीनेशन, हर स्कीम आपके घर तक चल के आ रही है, आपके खाते में पैसा आ रहा, सब आ रहा। आप देख रहे हो टेररिज्म कम हुआ, पत्थरबाजी की इंडस्ट्री बंद हो गई। पत्थरबाजी इंडस्ट्री थी ना, 500,000 रुपए में दिन पे पत्थर लगाते थे, वो बंद हो गई। टेररिज्म इंसिडेंट्स कम हुए, टूरिस्ट आने लगा। जितनी आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में टूरिस्ट नहीं आया, उतना टूरिस्ट इस साल गया। सोचिए, जो 75 साल में जितना टूरिस्ट है उस साल इतना गया, तो पैसा तो आएगा ना, प्रॉस्पेरिटी तो आएगी। हजारों करोड़ के MOU हमने साइन कर लिए, दुनिया भर के लोग वहां से पैसा लगा रहे हैं, जो वहां का वहां का बंदा उसे देख रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज जो है वो ये है कि इंडिया एज अ सॉवरेन नेशन is addressing and dictating its own foreign policy, जिसमें उसने अपने हितों को, अपने मफादों को और अपने आप को पहले रखा है एज अ सॉवरेन स्टेट, बजाय कि कोई तीसरा मुल्क, कोई थर्ड कंट्री, कितनी पावरफुल हो, कोई थर्ड कंट्री हमको डिक्टेट करे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किसके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। उससे बेहतर यह है
कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी एज अ सॉवरेन नेशन खुद डिसाइड करें। ये दो बातें हैं। और तीसरी बात ये है कि आज चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाहे वो हमारे क्वाड के अलाइज है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वो आत्मनिर्भर भारत की जो हमारा स्टांस है, जो एक डेवलप्ड इंडिया का स्टांस है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अर्जुन जी, दो बातें हैं। हम लोग जो पैसा खर्च करते हैं ना, हम वो पैसा खर्च करते हैं जो हमारे पास है। आप लोग वो पैसा खर्च करते हैं जो आपके पास नहीं है। मतलब हमारा काम डेबिट कार्ड पे चल रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है। मैं आपको पहले ये बात। दूसरी चीज, अगर आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जो प्राइम मिनिस्टर पीएमओ के प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, 60-70% ऑफ द केसेस मोदी जी हवाई जहाज में सो रहे होते हैं। मीटिंग करी निकलो, मीटिंग करी निकलो। डॉक्टर जयशंकर का एक वीडियो पता नहीं आपके पास है कि नहीं, अब देख लीजिएगा। 4 दिन में 36 मीटिंगें करी। हवाई जहाज पे सो रहे हैं, हवाई जहाज में ही वॉशरूम लगाया, वहां पे शावर है, शावर करा। प्रधानमंत्री ने अपना बाल बनाए, वहां पे अपना जैकेट वैकेट पहनी जो पहनना था, कुर्ता पजामा फ्रेश पहना, बाहर चलो नमस्ते, हाँ डील साइन करी। इंडिया इज ए रीजन पार्ट, इंडिया के पास बड़ा स्टेटस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा था कि मतलब इतना एक्सेजरेट ना करें। जैसे हम पेरिफेरी हैं भाई, इंडिया सेमी पेरिफेरी में आ गया। मैं अपने एनालिसिस में कहता हूँ इंडिया एंड पाकिस्तान हमने दोनों ने इकट्ठे शुरू किया था। टुगेदर पेरिफेरी, लंदन, पेरिस, वॉशिंगटन, मॉस्को, हमें जो है ना वो बताते थे क्या करना है। आज इंडिया जो है वो स्टेटस पर चला गया है कि लंदन, पेरिस एंड जो वॉशिंगटन है वो इंडिया को नहीं बता सकते, लेकिन पाकिस्तान को बता सकते हैं। इंडिया इज ऑन सो मेनी इंडिकेटर्स, इज इंप्रूविंग सो मच। ये बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आई स्टैंड विद यू ऑन दिस कि इन सो मेनी इंडिकेटर्स इंडिया इज डूइंग मार्वेलस वर्क। जी देखिए चीवा साहब, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है चीवा साहब, देखिए आप खुद, मैं आप ही का स्टेटमेंट कोट करूंगा भाई, आज के डेट में मॉस्को, फ्रांस, जर्मनी कोई इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता। इट इज एज ऑन डिक्टेट। What about 5 years down the line? What about 10 years down the line? वो सुपर पावर इन मेकिंग। आज वो डिक्टेट नहीं कर पा रहा, 10 साल बाद तो हम जो बोलेंगे वो होगा ना। तो दैट इज व्हाट द सुपर पावर्स हैव द कैपेबिलिटी टू टेक देयर ओन स्टैंड्स। सुपर पावर्स हैव व्हिच आर एबल टू इंडिजिनाइज देयर मिलिट्री प्रोडक्शन, व्हिच वी आर डूइंग। सुपर, आज बताइए भाई, इकोनॉमी की मैं बात करूं, हम नंबर 5 पे आते हैं भाई एब्सोल्यूट जीडीपी, भाई पीपीपी व्हिच इज द मोस्ट रियलिस्टिक मेजर, वी आर एट 3rd नंबर ना, एट $12 ट्रिलियन सब ये हो गया पीपीपी। पर पेज कहां है? पेज है सऊदी अरबिया करीब $50 बिलियन का हथियार खरीदता है, राइट। उससे कम का तेल यूएस खरीदता सऊदी अरबिया से, पहला पॉइंट। दूसरी बात है, अगर आज डॉलर इंटरनेशनल करेंसी क्यों है? क्योंकि बहुत पहले यूएस ने सऊदियों से एक एग्रीमेंट किया है, भाई अगर आप तेल बेचोगे तो डॉलर में ही बेचोगे और कहीं नहीं बेचोगे। अगर जब तक तेल दुनिया में डॉलर में बिक रहा है तो डॉलर बहुत बड़ी करेंसी और बहुत पावरफुल करेंसी रहेगी। अगर अब सऊदी अरबिया के पास क्या ऑप्शन है? सऊदी अरब के ऑप्शन कहता है ठीक है, मैं डॉलर में नहीं बेचता, मैं इंडिया को रुपयों में दे दूंगा। मान लीजिए इंडिया को रुपयों में दे देने लगा, पाकिस्तान को पाकिस्तानी रुपए में बेचने लगा या युआन में बेचने लगा फॉर एग्जांपल, तो उससे डॉलर का जो कंट्रोल है दुनिया पे वो कम हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, हमारे तो अच्छा, हमसे रुपये ले ले सऊदी वाले, हम तो देने को तैयार है, रुपयों की तो कोई दिक्कत नहीं, ले लो। बट दिक्कत तो डॉलर में आती है ना, कहीं ना कहीं हर एक फॉरेन। अगर ये डॉलर यहाँ कम हुआ तो क्या फॉरेन एक्सचेंज अभी डॉलर में रहेंगे? यूरो खड़ा नहीं हो पाया, यूरो कम गया। चाइनीज रेमबी आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है, रेमबी करेंसी नहीं है। आप बोलोगे लोकल करेंसियों में ट्रेड करो, लोकल करेंसियों में ट्रेड करने इज ऑलमोस्ट गोइंग टू अ बार्टर सिस्टम विद अ प्रॉमिसरी मार्क में वर्ड्स। लोकल करेंसी अगर 50 तरह की करेंसी होगी तो आप फिर बार्टर सिस्टम में जाएंगे विद अ प्रॉमिसरी। अब हम वो जमाना रहेगा, तो मुझे 100 बैरल पर तेल दे दो, मैं तुम्हें 100 क्विंटल दान के दे देता हूँ, हम उसके लिए एक नोट दे देंगे, राइट। बट अल्टीमेटली तुम मुझसे वही खरीद पाओगे ना जो मुझे चाहिए। पैसा ऐसी चीज है ना आप जी डॉलर, जिससे दुनिया में किसी से कोई भी चीज खरीद सकते हो। अगर आप इंडिया से आप मान लीजिए रुपयों में पैसे लेते हो तो रुपयों से मैं वही खरीद पाओगे ना इंडिया के से जो इंडिया के पास है। अब मैं सऊदी अरबिया में पाकिस्तान से पाकिस्तानी रुपये में पैसा लेता हूँ, ठीक है, पाकिस्तानी रुपया से मैंने पैसा तो ले लिया, पर पाकिस्तानी रुपये मैं कहाँ यूज करूंगा? पाकिस्तान में। आपके पास मेरे को बेचने को क्या है? जो आपके पास मेरे को बेचने को और जिसकी मुझे जरूरत है मैं तो वही खरीद पाऊंगा ना आपसे। अगर आप मुझे डॉलर देते हो फिर मैं जिससे मर्जी दुनिया में जो सामान खरीदूं, तो मतलब ये भी कोई दुनिया के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो नोपेक अगर आता है तो ये ओपेक के लिए अच्छी बात नहीं है। पर ये जो मैंने डॉलर वाला एंगल बताया, ये कैसे बैलेंस होता है, क्योंकि
सच्चाई ये भी, अगर आप सऊदी अरबिया की इकोनॉमी स्टडी करें, सऊदी अरबिया को ये पता कि आने वाले 15 साल में ऑयल बेस्ड इकोनॉमी नहीं चलेगी।